नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके। जैसा कि आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले ही IBACIO सेकंड ग्रेड के फॉर्म भरे गए थे और अभी अचानक से ही उसकी परीक्षा यहाँ पर आने वाली हो गई है। 18 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। जैसा कि आपको पता है, IBACIO में 40 नंबर का आपका जीके और जीएस है, यानी जीके अलग है और जीएस अलग है। जी हाँ, कुल मिलाकर के 40 नंबर यहाँ बहुत बड़ा रोल आपका निभाने वाला है। और आपको पता होना चाहिए कि जीके जीएस में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, जीए के लिए करंट अफेयर होता है और जीएस के लिए जो आपका होता है वो स्टैटिक जीके होती है। तो अगले 10 दिनों तक हम आपके लिए महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्रश्न लेकर के आने वाले हैं और आपको यहीं की यहीं याद हो जाएंगे। एक एक प्रश्न आपको यहीं याद हो जाएगा और सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। अब एक बात और आपको बता दें, एमपी पुलिस, MPSI, MPPSC 2020-21 के लिए ये इन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये क्लास, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हर जगह आपको जीए और जीएस देखने को मिलती है। तो जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर है वो एमपी पुलिस वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगले 10 दिनों तक जो आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर यहाँ से मिलने वाली है वो आपके लिए रामबाण साबित होगी। 6 मार्च से यहाँ पर एमपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। कुछ नए प्रश्नों से हम आपको रूबरू कराएंगे। पहला प्रश्न है, चैत्रा भूमि किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है चैत्रा भूमि। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक वक्तव्य कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो इसको जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो ये वक्तव्य किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये वक्तव्य है। अब देखिए, जो आपकी संविधान है, संविधान में आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? यह प्रश्न कई बार आया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। एक प्रश्न और आपका मध्य प्रदेश वालों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंदौर के महू में इनका जन्म हुआ था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि महू का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर कर दिया गया है, महू का नाम परिवर्तित करके। तो 3 से 4 प्रश्न यहां से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सारी जानकारी हमने आपको दे दी। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न 2 है, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि अम्लीय वर्षा में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्लस नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये दोनों मिल करके अम्ल वर्षा कराते हैं। और अम्ल वर्षा का पीएच मान आपसे पूछ लिया जाता है। तो 5.5 जो होता है वो अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है। 5 से लेकर के 5.5 के मध्य में होता है। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इसका रीजन क्या है? तो देखिए, जैसा आपको पता है, अगर आप अब ताजमहल देखने जाएंगे तो ताजमहल का जो रंग है वो हल्का पीला दिखाई देने लगा है। क्यों दिखाई देने लगा है? तो इसी अम्लीय वर्षा के कारण उसका रंग हल्का हल्का पीला हो गया है। ठीक है, तो इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? इमारतों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है ये अम्लीय वर्षा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो देखिए भाई साहब, नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर आई है? अब इसका हम कर देंगे पोस्टमार्टम इस प्रश्न का। देखिए, तो के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 आई है। अब तक कितनी शिक्षा नीति आ चुकी हैं? तो अब तक 3 शिक्षा नीति आ चुकी हैं। देखिए, सबसे पहली कब आई थी? तो 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी। उसके बाद 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई थी और 2020 में तीसरी जो अभी लेटेस्ट है ये शिक्षा नीति आई है। याद कैसे करेंगे? तो 68 वाली याद कर लीजिए, 1968। 68 को जब आप चेंज करेंगे तो वो कितना बन जाएगा? 86 बन जाएगा। लास्ट वाला जो डिजिट है 1986 में दूसरी आई थी, 2020 में अब आई है। अब देखिए, इसमें किया क्या गया है? तो भाई मेरे 10+2 को समाप्त करके 5334 5334 याद रखिए। अभी तक परीक्षा आपकी कैसे होती थी? 10+2 के आधार पर शिक्षा होती थी। अब 5+3+3+4 के आधार पर यहाँ पर परीक्षा होगी। तो याद रखिएगा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेटेस्ट कौन सी है? के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर 2020 में नई शिक्षा नीति आई हुई है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। तो वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? जैसा कि आपको पता है 4 वेद है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वेद त्रयी में जो मतलब कि मुख्य 3 वेद हैं वो कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है वो वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। बचा कौन सा? तो भाई बाबू सोना जादू टोना वाला जो अथर्ववेद है, जिसमें जादू टोना के बारे में, वशीकरण फसीकरण के बारे में बताया गया है, तो ये इसमें नहीं माना जाता है। ठीक है, तो वेद त्रयी में 3 है। कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपका ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 1028 यहाँ पर सूक्त हैं। और आपको और जानकारी आपको देते हैं जो ऋग्वेद से प्रश्न बनते हैं। तो तीसरे मंडल में यहाँ पर गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया है, कई बार यह परीक्षाओं में आया हुआ है। और 10वें मंडल में जो है आपका पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है और पुरुष सूक्त में ही वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। शूद्र शब्द जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में आता है। 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद से ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो हमने आपके सामने ला करके रख दिए हैं। ठीक है, प्रश्न आपको भले ही यहाँ पर 20 मिलेंगे, लेकिन ये 20 नहीं होंगे, कम से कम आपके यहाँ से 50 से 60 प्रश्न क्लियर होने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, महत्वपूर्ण है ये सभी परीक्षाओं के लिए। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं।
तो विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? तो इसका आंसर है विनीपेग, जो कि कनाडा में स्थित है। विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कही जाती है। कनाडा आ गया, कनाडा की राजधानी ओटावा है, आपको याद रखना है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो विनीपेग जो है वो क्या है? कनाडा में स्थित है और विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कही जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी किस जल संधि को कहा जाता है? तो जो जिब्राल्टर जल संधि है उसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। अब देखिए जिब्राल्टर का अर्थ क्या होता है? तो जिब्राल्टर का अर्थ होता है एक देश को दूसरे देश से अलग करने वाली, ठीक है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्या? जो आपका ग्वालियर का किला है, इसे किलों का जिब्राल्टर कहते हैं, जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट कहते हैं किसे? ग्वालियर के किले को। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली फॉर एमपी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो एमपी के प्रश्न भी यहाँ पर आपके क्लियर होते चलेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको लगातार 10 दिन तक आपको बिल्कुल देखते चलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आपके लिए आने वाले हैं, ठीक है। तो जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? ये बहुत बार यहाँ पर एमपीपीएससी ने भी कवर किया है और अभी एनटीपीसी में भी कई बार आया हुआ है। तो जो आपका ऑपरेशन जीरो आवर है उसका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसके कर्ता धर्ता कौन थे? तो भाई महात्मा गांधी ने इसको प्रारंभ किया था और एक इन्होंने नारा दिया था, करो या मरो का नारा जो है वो ऑपरेशन जीरो मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था, ठीक है। तो ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से इसका संबंध है, 9 अगस्त 1942। चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर से होकर के गुजरती है? तो भाई इसके लिए बेहतरीन सी ट्रिक हम आपको देने वाले हैं, याद हो जाएगा बिल्कुल। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, याद रखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अब कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा, आइए आपको बताते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए भाई, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। लो जी, ये रही आपकी ट्रिक। कैसे याद करेंगे? तो आंधी से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, में से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छाता से हो जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ा से हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ऊपर से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा और उड़ा जो है उससे हो जाएगा आपका उड़ीसा। तो आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो 82.5 डिग्री जो है वो मध्य प्रदेश के कहाँ से? तो जिसको मामा ने सिंगापुर बनाने की बात कही थी, सिंगरौली से। जी हाँ, मध्य प्रदेश की सिंगरौली से होकर के गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारतीय मानक समय रेखा है, ठीक है। और सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है, तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश वालों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण यह क्लास है, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक जानकारी आपको यहाँ पर दी जाने वाली है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अब यहीं पर हम बात करते हैं, अफ्रीका की बात हो गई, अब बात करते हैं एशिया की। तो भाई एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भाई माउंट एवरेस्ट जो है वो 8448 8848, ये जो है आपकी माउंट एवरेस्ट जो है इस चोटी की ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद अब जब अगर हमने एशिया की बात कर ली है तो इंडिया कहाँ रह गया? इंडिया की बात कर लेते हैं। तो केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है वो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये 3 चोटियां आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन सी? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, अभी एनटीपीसी में आया हुआ है। और एशिया की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट, और उस जिसे आप सागर माथा के उपनाम से भी जानते हैं। कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट का उपनाम क्या है? तो सागर माथा यहाँ पर नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है, ठीक है। और भारत की केटू गॉडविन ऑस्टिन है, आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है शेख मुजीब उर रहमान। इनको बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न भी अभी एनटीपीसी में आया हुआ है। तो आपको पता है लेटेस्ट प्रश्न यहाँ पर उठाए जाएंगे, ठीक है, स्टैटिक जीके के, चाहे एमपीपीएससी की बात करते हैं, एमपी पुलिस या फिर एबीआईसीओ की बात करते हैं। तो अभी एग्जाम हुआ है, जैसे कि आपका एनटीपीसी हो रहा है, तो यहाँ से प्रश्न बिल्कुल उठाए जाने वाले हैं। तो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो शेख मुजीब उर रहमान जो है बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। अब राष्ट्रपति अगर आ गए हैं तो आपको कंट्री कैपिटल करेंसी याद होनी चाहिए। तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो क्या है? ढाका, और करेंसी क्या है? टका है। तो याद कैसे करेंगे? तो बांग्लादेश ढाका टका, ढाका टका, ऐसे आप याद कर सकते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, ठीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यहाँ से क्लियर हो चुका है। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, स्विट्जरलैंड में किस खिलाड़ी के नाम पर एक सिक्का जारी किया गया है? तो रोजर फेडरर के नाम पर एक सिक्का जारी किया गया है स्विट्जरलैंड में। अब रोजर फेडरर क्या खेलते हैं? तो भाई टेनिस के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ से आपका और बनेगा कि महात्मा गांधी के ऊपर एक जो सिक्का जारी करने की बात कहाँ पर चल रही है, कौन सा देश ऐसा है जो महात्मा गांधी के लिए एक सिक्का जारी करने वाला है? तो भाई ब्रिटेन में ये चर्चा चल रही है कि महात्मा गांधी के नाम पर एक सिक्का जारी किया जाएगा। करंट का प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं।
तो आईपीएल 2020 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल 2020 का आयोजन किया गया है। अब देखिए, जब हमने आईपीएल की बात कर ली है तो आईपीएल का पोस्टमार्टम भी यहीं कर देते हैं। तो ये जो 13वां संस्करण था वो कहाँ पर, संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया है। इससे पहले भी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में एक बार आईपीएल हो चुका है। मुंबई इंडियंस इस बार का विजेता है और चौथी बार जो है मुंबई इंडियंस ने ये खिताब जीता है। अब स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं तो ड्रीम 11 जो है वो इस बार स्पॉन्सर रहा था आपके आईपीएल 2020 का, जो कि 13वां संस्करण था। अब ड्रीम 11 के जो स्पॉन्सर है वो कौन है, मतलब ड्रीम 11 के जो ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं तो ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी जी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑरेंज कैप की बात कर लेते हैं तो ऑरेंज कैप केएल राहुल को दी गई, जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उन्हें ऑरेंज कैप दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं सबसे ज्यादा विकेट, तो भाई यहाँ अपने रबड़ी भाई को यानी कि कगिसो रबाडा को यहाँ पर पर्पल कैप दी गई है। सबसे ज्यादा विकेट जो है कगिसो रबाडा ने यहाँ पर लिया है। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, केएल राहुल अपने भारत के खिलाड़ी हैं, जानते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर आपके आईपीएल 2020 का पोस्टमार्टम। ठीक है, पहला आईपीएल किसने जीता था पूछा जा सकता है, तो पहला आईपीएल राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। तो राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाने वाली 5 सदस्यीय पीठ के अध्यक्ष कौन थे? 5 लोगों ने मिलकर के राम मंदिर पर यहाँ पर फैसला सुनाया था, तो उस पीठ के अध्यक्ष कौन थे? तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर है न्यायाधीश रंजन गोगोई, जो कि भारत के 46वें 46 नंबर के जो हैं यहाँ पर न्यायाधीश थे रंजन गोगोई। उन्होंने राम मंदिर पर फैसला दिया। उस 5 लोगों ने मिलकर के फैसला दिया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो रंजन गोगोई थे। अब देखिए 9 नवंबर 2019 को यह फैसला आया था। रंजन गोगोई से एक प्रश्न बन सकता है कि उत्तर पूर्वी भारत के पहले जो हैं जो मतलब न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हैं, वो रंजन गोगोई साहब है। उत्तर पूर्वी भारत से, नॉर्थ ईस्ट से अभी तक कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बना था। रंजन गोगोई साहब जो हैं वो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बने, 46 नंबर के हैं। और ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में टपकने ही वाला है। स्टार, जितने स्टार हों आपके पास में स्टार लगा लीजिए। ठीक है, वर्तमान की बात कर लेते हैं तो शरद अरविंद बोबड़े जो हैं वो वर्तमान के हैं और 47वें नंबर यानी 47वें नंबर के जो हैं आपके न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपका क्लियर हुआ। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में कोरोना की वजह से पूर्ण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? यहाँ से आपके 2020 के करंट स्टार्ट हो जाएंगे और कोरोना एक हॉट टॉपिक रहा है और यहाँ पर एनटीपीसी में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो आईबीएससीआई हो इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे और एमपी पुलिस और एमपीपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो कोरोना की वजह से पूर्ण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य मेरे भाई राजस्थान रहा है। राजस्थान ने सबसे पहले पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया था। अब यही बात कर लेते हैं कि कोरोना का पहला केस कहाँ पर देखा गया था? तो केरल में जो है पहला केस आया था, लेकिन पहली मौत कहाँ पर हुई थी? तो कर्नाटक में कोरोना की वजह से पहली मौत हुई थी। आइए आपको और जानकारी दे देते हैं। तो कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा भाई, मनोहर लाल खट्टर जी। हाँ जी, हरियाणा जो है महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य, डंडे किसने सबसे पहले बरसाने चालू किए? तो मेरे भाई पंजाब ने जो है डंडे बरसाने चालू किए। कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब हो गया। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान किसने चलाया है? मध्य प्रदेश में रोको टोको ठोको। हाँ भाई, अगर कोई मानता नहीं है तो टोक दो। ठीक है, यानी कि पिटाई लगा दो। तो रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश का है। किल कोरोना किल अभियान मध्य प्रदेश का है। एफआईआर आपके द्वारा मध्य प्रदेश का है। तो ये 3 प्रश्न यहाँ से आपके बनने वाले हैं, आपकी एमपी की परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। तो भारत द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? तो मेरे भाई जनता कर्फ्यू जो है वो 22 मार्च को लगाया गया था। तो 22 मार्च को हमने ताली और थाली पीटी थी, यानी कि जनता कर्फ्यू जो है वो 22 मार्च को लगाया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 16 आपका यहाँ पर बन रहा है, नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा नमस्ते ओवर हैंडशेक, यानी कि हैंडशेक नहीं करना है आपको, केवल नमस्ते करना है। ठीक है, कोरोना से बचने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। यह प्रश्न भी अभी एनटीपीसी में आया हुआ है, तो महत्वपूर्ण है यह आपके लिए। चलिए प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। तो पीएम केयर्स फंड का गठन कब किया गया? तो मेरे भाई 22 मार्च को आपका कर्फ्यू लगा, मतलब कि जनता कर्फ्यू लगा था। उसके बाद में स्थिति धीरे धीरे यहाँ पर मतलब कि लोगों के पास में पैसे की कमी होने लगी। जैसा कि आपको पता है कर्फ्यू लगने के बाद में बहुत से लोग अपने घर की ओर पलायन करने लगे, कुछ लोगों को अपनी कंपनियों से निकाल दिया गया था। तो उसके लिए पीएम केयर फंड का स्थापना मतलब गठन किया गया। तो पीएम केयर फंड की स्थापना कब की गई थी? तो मेरे भाई 28 मार्च 2020 को पीएम केयर फंड की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर जो भी आप पैसा दान करेंगे 100% टैक्स फ्री ये दान होगा आपका। इसलिए आपने सुना होगा बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर दान किया था, क्योंकि उनको टैक्स बचाना था। तो 100% टैक्स फ्री जो दान था वो आपका पीएम केयर फंड के अंतर्गत आया है।
अब देखिए यहाँ पर जो सोनू सूद हैं वो बहुत फेमस हो गए थे, तो सोनू सूद के नाम पर एक किताब यहाँ पर निकली है कि आई एम नॉट अ मसीहा। ये जो किताब है वो सोनू सूद की किताब है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में बिल्कुल टपकने ही वाली है। आई एम नॉट अ मसीहा किसकी किताब है? तो सोनू सूद जी की किताब है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। तो चंबा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई चंबा सुरंग जो है वो आपकी उत्तराखंड में स्थित है। कौन सी? चंबा सुरंग। अब उत्तराखंड न्यूज़ में रहा है, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है, क्योंकि अभी उत्तराखंड में आपदा भी आई हुई है, तो उत्तराखंड से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी बनाई गई है? तो गैरसैंण जो है वो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। देहरादून तो राजधानी है ही है, लेकिन गैरसैंण जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। ठीक है। तेंदुआ संरक्षण केंद्र मेरे भाई, तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो वो भी आपका देहरादून में ही तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है। चार धाम योजना हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये आपका देहरादून में ही है, मतलब कि आपका उत्तराखंड में ही है। एक बात से और उत्तराखंड चर्चा में रहा है, जो काला पानी विवाद है, यानी कि नेपाल कहता है कि जो काला पानी विवाद है ये काला पानी स्थान मेरा है। तो वो काला पानी स्थान कहाँ पर स्थित है? तो मेरे भाई पिथौरागढ़ में काला पानी स्थान स्थित है, जिसमें कि अभी विवाद की वजह से उत्तराखंड न्यूज़ में रहा था, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। तो किस महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी को अभी हाल ही में राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा 110% कि मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है मनिका बत्रा। क्रिकेटर की बात कर लेते हैं तो रोहित शर्मा, हाँ जी, शर्मा जी का लौंडा रोहित शर्मा को यहाँ पर आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2020 से। 2019 की अगर बात करते हैं तो चीकू और चानू, चीकू माने अपने विराट कोहली भाई साहब, और चानू मतलब मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो है भारोत्तोलन से संबंधित है, और चीकू भाई साहब क्रिकेट से संबंधित है। इन दोनों लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 दिया गया था, और मनिका बत्रा के साथ में क्रिकेटर रोहित शर्मा को यहाँ पर राजीव गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। तो अभी हाल ही में किस देश की स्थानीय सरकार ने 10,000 वोटों को नहीं, यहाँ पर ऊंट कर लीजिए, 10,000 ऊंटों को गोली मारने का आदेश दे दिया? तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 10,000 ऊंटों को गोली मारने का आदेश दे दिया। अब ऊंट क्यों मारे जा रहे हैं? तो भाई ऑस्ट्रेलिया में हो गई है पानी की कमी, ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पर ऊंट क्या करते हैं, ये भाई अपने ऊंट नहीं है, मतलब कि ये पालतू ऊंट नहीं है, नहीं पालतू ऊंटों को गोली नहीं मारना है। वहाँ पर जंगली ऊंट पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, पानी को पी लेते हैं, और अपना मतलब कि आप जानते हैं उनके पास एक कुबड़ होता है जिसमें पानी को संग्रहित कर लेते हैं, तो पानी को पी करके भाई संग्रहित कर लेते हैं, और पानियों की यहाँ पर होने लगी है कमी। तो ऑस्ट्रेलिया ने यह आदेश दिया है कि 10,000 ऊंटों को गोली मार दी जाए। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात कर लेते हैं। तो कैनबरा जो है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 20 यहाँ पर हमने स्ट्रैटेजी के और करंट अफेयर के प्रश्न आपको करा दिए हैं। ये सीरीज ऐसी चलती रहेगी अगले 10 दिनों तक। एमपी पुलिस वालों मेरे भाइयों ध्यान कर लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सीरीज, तो आप इस सीरीज को जरूर देखिएगा। अगले 10 दिनों तक लगातार ये सीरीज आने वाली एमपीपीएससी और एमपी पुलिस और IBACIO के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं। ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।